वेलकम टू इलेक्ट्रिकल फॉरवर्ड। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक जर्मन रियाजीदान जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में पेश किया। इस लॉ के मुताबिक इसने करंट और जो वोल्टेजेस इसके दरमियान रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया। करंट क्या है? मतलब कि सर्किट में जो फ्लो करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम आमतौर पे करंट का नाम देते हैं, और सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेजेस अप्लाई किए जाते हैं, तो किसी भी सर्किट या कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेजेस अप्लाई किए जाते हैं उनके दो पॉइंट्स के दरमियान जो वोल्टेज का फ़र्क होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिया जाता है, जिसे पीडी से डिनोटेड किया जाता है। तो इस लॉ के मुताबिक इसने बयान किया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्टेजेस हैं उसका करंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बशर्त ये कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हमारे पास मुस्तकिल या कांस्टेंट रहे। यानी कि अगर हम वोल्टेजेस को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हम वोल्टेजेस को डिक्रीज करेंगे तो करंट भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। इस लॉ के मुताबिक इसने बयान किया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, और अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास R आ जाता है। जो R क्या है? कांस्टेंट का काम कर रहा है, और हमारे पास फार्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, और R रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस सर्किट में या किसी कंडक्टर में जो रुकावट होती है करंट के रास्ते में, करंट को फ्लो करने में जो मुज़ामत का सामना करना पड़ता है, उसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम आपको दिखाई जा रही है। उसमें यह है कि V DC वोल्टेजेस अप्लाई किए जा रही हैं एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और उसमें से करंट I फ्लो कर रही है। तो यहीं पे अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें तो ये हमारे पास ओम लॉ की एक सादा सी मिसाल बन सकती है कि यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट है तो वोल्टेज के वैल्यू के मुताबिक हमारे पास करंट चेंज होगी। आगे ओमिक वर्सेस नॉन ओमिक। कई बार जिक्र आता है कि ओम लॉ क्या होता है, सब डिवाइसेस पे एप्लीकेबल है या नहीं। तो ओम लॉ सब डिवाइसेस पे एप्लीकेबल नहीं होता, या सब कंडक्टर्स में। कुछ कंडक्टर्स ओम लॉ को ओबे करते हैं बल्कि और कुछ डिसओबे करते हैं। जो कंडक्टर्स या डिवाइसेस जो ओम लॉ को ओबे करते हैं उसको हम ओमिक डिवाइसेस कहते हैं, और जो कंडक्टर या डिवाइसेस जो ओम लॉ को ओबे नहीं करते हैं उनको हम नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। नॉन ओमिक डिवाइसेस में हमारे पास एग्जांपल्स हैं फ्लोरेसेंट लैंप की है और सेमीकंडक्टर्स की है। यहाँ पे ये दो ग्राफ आप देख रहे हैं, आपके सामने दो ग्राफ हैं। ओमिक डिवाइसेस का ग्राफ लीनियर है और इसमें R कांस्टेंट है। तो इस ग्राफ में आपको नजर आ रहा है कि जैसे जैसे वोल्टेजेस इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास करंट भी इंक्रीज हो रही है। इसके बरक्स अगर आप नॉन ओमिक रीजन को देखें या नॉन ओमिक ग्राफ को देखें तो हमारे पास एक टाइम पे वोल्टेजेस और करंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एक टाइम के बाद उसमें नॉन लीनियरिटी आ जाती है, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म हो जाता है क्योंकि हमारे पास R कांस्टेंट नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पे हम सेमीकंडक्टर्स को लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स में करंट एक टाइम पे ओमिक रीजन को फॉलो कर रही होती है, लेकिन एक टाइम के बाद करंट हमारे पास सैचुरेशन के स्टेट में आ जाती है, जिसकी वजह से वोल्टेज इंक्रीज करने के बावजूद हमारे पास करंट इंक्रीज नहीं करती। तो ये इसी वजह से सेमीकंडक्टर्स को नॉन ओमिक डिवाइसेस में शामिल किया जाता है। इसी तरह फ्लोरेसेंट लैंप है तो उसमें भी एक टाइम पे करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसमें लैंप में जो इलेक्ट्रॉन्स गैसेस की वजह से पैदा होकर फ्लो कर रहे होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है और करंट की जो स्टेट होती है वैल्यू वही बरकरार रहती है अलग के वोल्टेजेस को बढ़ाया भी जाए। तो इस वजह से इनको नॉन ओमिक का नाम दिया जाता है। हमारे पास ओम लॉ को याद करने के लिए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए आसानी के लिए ओम ट्राइएंगल मौजूद है, उससे हम ये फार्मूला याद कर सकते हैं आसानी से। उस ट्राइएंगल के मुताबिक अगर हम इस तरह तीन पोर्शन बनाएं एक ट्राइएंगल के, ऊपर हम वोल्टेजेस को लिखें, नीचे करंट और रेजिस्टेंस को। तो अगर हमने वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है V, तो V को हम छुपाएं हाथ से तो नीचे हमारे पास IR बच जाता है। तो जो हमारे पास V का फार्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू IR। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हमने I को वैल्यू फाइंड करनी है और उसको हम हाथ से छुपाएं तो हमारे पास बच रहा है V बाय R।
तो हमें आसानी से याद रह सकता है कि ये हमारे पास I इज इक्वल टू V/R है। और उससे नेक्स्ट अगर हमने R की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास R को हाथ से अगर हम छुपाएं तो पीछे बच जाता है V/I। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने का फार्मूला आ जाता है। सब्सक्राइब फॉर मोर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।